नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत को देंगे बड़ी सौगात। करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज होंगे समर्पित। स्वास्थ्य और बिजली क्षेत्र को मिलेगी मजबूती, औद्योगिक विकास को मिलेगा नया बल और दक्षिण गुजरात के विकास को मिलेगी रफ्तार। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो गुजरात के दौरे पर हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात पहुंचने वाले हैं और सूरत के लिए हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। इस परियोजना को दक्षिण गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास के लिए अहम माना जा रहा है। कार्यक्रम के तहत सैकड़ों सड़कों, बिजली, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा। इसमें वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे को बेहद ही महत्वपूर्ण पैकेज भी इसमें शामिल है, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्र को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ना और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक आवागमन को आसान बनाना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का भी शिलान्यास प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आधुनिक सुविधाओं के बारे में भी बातचीत करेंगे। ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सरकार का दावा है कि इस योजनाओं से क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, रोजगार और नए अवसर पैदा होंगे। दक्षिण गुजरात के विकास को नई गति मिलेगी। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल है और इसे गुजरात के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं कर्नाटक सरकार में बड़ा सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, जहां पर मंत्री रामालिंगन रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया है। विभाग आवंटन को लेकर नाराजगी भी जताई है। डीके शिव कुमार पर आरोप भी लगाए हैं और यू टर्न का आरोप लगाया गया है। नई कैबिनेट में बढ़ा असंतोष। कर्नाटक की नई सरकार में मंत्रिमंडल गठन के कुछ ही दिनों बाद से अब बड़ा सियासी विवाद जो है वो निकलकर सामने आया है। विभाग को लेकर लगातार यहाँ पर हंगामा देखने को मिल रहा है। डीके शिव कुमार ने कर्नाटक सरकार में बड़ा फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस वरिष्ठ नेता और मंत्री आर रामालिंगन ने अपने विभाग को आवंटन को लेकर नाराजगी जताते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। रामालिंगन रेड्डी ने कहा है कि रामालिंगन ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार उन्हें पहले लेकर किए गए आश्वासनों से यू टर्न लिए हैं। बताया जा रहा है कि नई कैबिनेट में अहम विभागों को लेकर कांग्रेस के भीतर काफी खींचतान चली थी और विभागों के बंटवारे के बाद से कुछ नेताओं में असंतोष की स्थिति बनी रही है। रामालिंगन रेड्डी के इस्तीफा इसी असंतोष का बड़ा संकेत माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सरकार के गठन के बाद से तुरंत सामने आया है और विवाद जो है वो कांग्रेस के भीतर असंतोष को उजागर कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के सामने अब नाराज नेताओं को मनाने की बड़ी चेतावनी जो है वो सामने आ गई है। कांग्रेस नेतृत्व तो फिलहाल नुकसान की समिति करने के आकलन में जुटा हुआ है। अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, उनसे बातचीत करते हैं कि कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद से डीके शिव कुमार जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं असंतोष नजर आ रहा है। अमित जी देखिए, ऐसा है कि डीके शिव कुमार जी के जो करीबी हैं वही उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो लोगों को उम्मीद होती है कि मैं आपके साथ हूं तो आप मुझे वो चीजें देंगी जो मुझे उम्मीद है। तो इस तरीके से शिव कुमार जी ने उनको मंत्रालय नहीं दिया जो उनको चाहिए था, बेंगलोर का डेवलपमेंट वाला, जहाँ मलाई काटी जा सकती है, तो वो तो नॉर्मल सी बात है। इसलिए थोड़ी बहुत नाराजगी तो चलती रही, लेकिन उन्होंने कहा कि वो काम करना जारी रखेंगे। तो देखिए कांग्रेस वाले कितने दिन तक सत्ता से दूर रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि कुछ समय में आपसी सेटलमेंट के साथ वो आ जाएंगे। बिल्कुल, ऐसे में विभाग के बंटवारे को लेकर असंतोष की स्थिति बनी हुई है, तो क्या लग रहा है कि पहले कुछ बात अलग हुई थी और अब डीके शिव कुमार ने यू टर्न ले लिया? देखिए कर्नाटक में की राजनीति पे जिन लोगों पे पकड़ है वो जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा जो है कांग्रेस पार्टी को फंड करने के लिए डीके शिव कुमार जी ही करते हैं। बिल्कुल। और उसके नाते उनके साथ वाले जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उन्हें वो मंत्रालय मिले जिससे उनका कुछ भला हो सके।
लेकिन शिव कुमार जी ने अपने किसी और करीबी को वो मंत्रालय दे दिया। जो डीके रेड्डी साहब है वो काफी समय से रामलिंगा रेड्डी साहब उनके साथ रहे थे, तो बगावत में भी इनके साथ खड़े थे। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ये दोनों लोग बैठ के सेटलमेंट कर लेंगे। आप 10-5 दिनों में देखेंगे कि नेक्स्ट वीक तक ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि अब कुछ दिनों में ही कर्नाटक चुनाव नजदीक है, तो आने वाले समय में ये लोग साथ ही रहेंगे। लेकिन अमित जी, अब क्या लग रहा है कि कांग्रेस के सामने एक ये बड़ी चुनौती सामने आ गई है कि अब जो जितने भी विधायक नाराज हैं उनको फिर मनाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कुछ दिनों की बात है। कुछ दिनों में देखेंगे कि सारा मसला शांत हो जाएगा, वो फिर से अपने पद पोस्ट पे वापिस आ जाएंगे। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया अमित जी। संसद के भीतर और बाहर भारतीय जनता पार्टी को घेरने और विपक्षी एकजुटता का दिखावा करने की कोशिश को एक बहुत बड़ा और करारा झटका लगा है। आगामी 8 जून को देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं की एक हाई प्रोफाइल बैठक होने जा रही है, लेकिन इस महाबैठक से पहले ही विपक्षी खेमे में एक ऐसी भयंकर बगावत हो गई है जिसने गठबंधन की नींव हिला दी है। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने इस बैठक का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। तमिलनाडु में बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद से कांग्रेस और डीएमके के बीच के रिश्ते इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अब दोनों का एक मंच पर आना नामुमकिन नजर आने लगा है। दिल्ली में होने वाली इस रणनीतिक बैठक में देश भर के करीब 17 विपक्षी दलों के शामिल होने की उम्मीद है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य संसद के आगामी सत्र को लेकर विपक्ष की साझा रणनीति तैयार करना था, लेकिन अब सबका ध्यान इस बैठक से ज्यादा डीएमके की अनुपस्थिति पर टिका हुआ है। दरअसल इस विवाद की जड़ जो है तमिलनाडु में कांग्रेस का हालिया कदम है। कांग्रेस ने तमिलनाडु में लंबे समय से सहयोगी रहे डीएमके का साथ अचानक से ही छोड़ दिया। कांग्रेस ने राज्य में मुख्यमंत्री थलापति विजय की पार्टी टीवीके के साथ नया चुनावी राजनीतिक गठबंधन कर लिया और अब वहां पर सरकार का हिस्सा भी बन गए हैं। कांग्रेस के इस अप्रत्याशित कदम को डीएमके ने अपनी पीठ पर छुरा घोंपने जैसा माना है, जिसके बाद से दोनों का रास्ता अब अलग हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच कड़वाहट इस हद तक बढ़ चुकी है कि इसका असर अब देश की संसद में भी साफ देखने को मिलेगा। डीएमके के लोकसभा नेता जो है उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक अधिकारिक पत्र लिखा है। इस पत्र में मांग की गई है कि लोकसभा के भीतर डीएमके के सांसदों के बैठने की व्यवस्था कांग्रेस के बेंचों से पूरी तरह से अलग और दूर की जाए। डीएमके का यह कदम साफ संकेत देता है कि अब वो दिल्ली में भी कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का संबंध रखने के मूड में नहीं है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर राजनीतिक गलियारों ने उन्हें बधाइयों का सिलसिला जो है लगातार जारी है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट पर योगी आदित्यनाथ के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सफल सार्वजनिक जीवन की कामना की है। उनके इस संदेश को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, लेकिन क्योंकि यूपी की राजनीति में दोनों दलों के बीच अक्सर तीखी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। ऐसे में मायावती द्वारा मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से शुभकामनाएं देना राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जन्मदिन सादगी के साथ मनाया है और इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बीजेपी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी है। वहीं सोशल मीडिया पर भी मुख्यमंत्री के जन्मदिन से जुड़े संदेश और पोस्ट लगातार वायरल हो रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेदों के बावजूद इस तरह के शिष्टाचार संदेश सकारात्मक राजनीति का संकेत माने जाते हैं। फिलहाल मायावती के इस संदेश को लेकर यूपी की राजनीति में चर्चाओं का दौर जारी है और इसे राजनीतिक शालीनता के उदाहरण के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद से कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों के आदेश जारी किए गए हैं। इस बदलाव के तहत विभिन्न जिलों, विशेष इकाइयों और प्रशासनिक शाखाओं में अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने और पुलिस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से ये फैसला लिया गया है। कई जिलों को नए डीसीपी मिले हैं, जबकि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण विशेष इकाइयों की कमान सौंपी गई है। सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और खुफिया गतिविधियों से जुड़ी शाखाओं में भी अहम बदलाव किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि नई नीतियों के विभिन्न
इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और जनता से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। अधिकारियों के अनुसार कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई है ताकि बदलती चुनौतियों को प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। दिल्ली पुलिस में हुई इस बड़े फेरबदल को प्रशासनिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में सभी अधिकारी अपने नए पदों का कार्यभार संभालेंगे और नई रणनीति के साथ काम करना शुरू करेंगे। इस बदलाव के बाद से पुलिस व्यवस्था में क्या असर देखने को मिलेगा, अब इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वहीं बिहार के पटना में खान सर की कोचिंग, खान ग्लोबल स्टडी और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के बीच विवाद अब बड़ा मुद्दा बन गया है। खान सर के संस्था पर हुए हमला, तोड़फोड़ और गार्ड के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में मामले ने नया मोड़ ले लिया और अब वायरल वीडियो और जांच के आधार पर पुलिस ने खान सर की कोचिंग के 2 सुरक्षा गार्डों को कथित फायरिंग के आरोप में हिरासत में लिया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में गोली चलाने की भी पुष्टि नहीं होने के बाद से खान सर के फायरिंग संबंधित दावों पर भी सवाल उठे हैं। इसी बीच ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों का आरोप है कि उनके संस्था और निर्देशकों को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या पुलिस खान सर के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल पुलिस ने खान सर की गिरफ्तारी को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। जांच अभी जारी है और पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पटना के खान सर के बॉडीगार्ड द्वारा फायरिंग का वीडियो जारी करते हुए रोशन आनंद की ज्ञान बिंदु कोचिंग ने बड़ा दावा भी किया। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्था के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा दावा किया है और कहा है कि खान सर के कहने पर ही उनके बॉडीगार्ड ने फायरिंग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि खान सर ने जानबूझकर फायरिंग की मनगढ़ंत कहानी रची है। इससे पहले उन्होंने दावा किया कि 7-8 राउंड गोलीबारी होते देखा है और फिर वो मुकर गए हैं। और अब उनका वीडियो सामने आने के बाद से जिसमें खान सर की गार्ड को गोली चलाते हुए देखा जा रहा है, इससे साफ होता है कि कौन झूठा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल खान सर पर एक बार फिर से कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। बिहार के सारण जिले के छपरा स्थित हेमनगर इलाके में एक कोल्ड स्टोरेज से गैस के रिसाव होने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। गैस की तेज गंध फैलते ही आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया और कई लोग एहतियात के तौर पर अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही प्रशासन, अग्निशमन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करते हुए प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के अनुसार कोल्ड स्टोरेज की पाइपलाइन से गैस का रिसाव हुआ था, जिसके बाद से मेन सप्लाई को बंद कर दिया गया था। फायर ब्रिगेड की टीमों ने पानी का छिड़काव करके गैस के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया, जबकि तकनीकी विशेषज्ञों को भी मौके पर बुलाया गया। प्रशासन का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन कुछ मात्रा में गैस का रिसाव जारी रहने की सूचना मिली थी। गैस के प्रभाव से असहज महसूस करने वाले कुछ लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि कोल्ड स्टोरेज में पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों की कमी हो सकती है, जिसकी विस्तार से जाँच की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और गैस रिसाव के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में उस समय हड़कंप मच गया जब दिल्ली मेयर कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरे संदेश में दावा किया गया कि दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के कुछ सरकारी दफ्तरों, मंदिरों और रेलवे स्टेशनों को भी निशाना बनाया जा सकता है। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। सुरक्षा एजेंसियों ने संबंधित परिसरों और संवेदनशील स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है और कई जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। जांच एजेंसियां धमकी भरे ईमेल और संदेशों के स्रोतों का पता लगाने में जुटी हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार धमकी में कुछ धार्मिक स्थलों और रेलवे प्रतिष्ठानों का भी जिक्र किया गया है, जिसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। हालांकि शुरुआती जांच और सर्च ऑपरेशन के दौरान किसी भी स्थान से कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां मामले के बेहद ही गंभीरता से ले रही हैं। तकनीकी टीमें ईमेल और डिजिटल सुरागों की गहनता से जांच कर रही है ताकि धमकी भेजने वाले की पहचान की जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू पर जांच की जा रही है
और किसी भी संबंधित और संभावित खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। फिलहाल राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और एजेंसियां पूरे मामले में लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार को एक बड़ा अग्निकांड जो है वो सामने आया है, जहां पर ट्रांसफार्मर में हुए विस्फोट के बाद से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने आसपास की कई औद्योगिक इकाइयों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी और कुछ ही देर में आसमान में धुएं का विशाल गुब्बार दिखाई देने लगा। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास की फैक्ट्रियों में काम कर रहे कर्मचारियों को तत्काल बाहर निकाला गया। घटना में कई लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया जा रहा है। शुरुआती जांच में ट्रांसफार्मर विस्फोट को आग लगने की वजह माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच होने के बाद ही हो सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल दमकल विभाग की टीम आग को पूरी तरह से बुझाने और किसी भी बड़े खतरे को टालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। वहीं नोएडा के सेक्टर 74 स्थित एक हाई राइज सोसाइटी में शुक्रवार सुबह अचानक से ही भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार आईवी काउंटिंग सोसाइटी की एक ऊंची इमारत के 12वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिसके बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई है। आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर से ही दिखाई देने लगा, जिससे सोसाइटी में के निवासियों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। सुरक्षा कर्मियों और फायर विभाग की टीमों ने तत्काल इमारत को खाली कराना शुरू कर दिया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। हालांकि शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात यह रही कि समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के कारण किसी भी जनहानि की सूचना नहीं है। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है और पूरे फ्लोर की जांच की है। घटना के बाद से सोसाइटी के निवासियों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं लखनऊ क्षेत्र में गैंगरेप के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद 1 जून को थाना निगोहा पे के बाद से आरोपी फरार चल रहा था और उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। पुलिस को आरोपी की लोकेशन मिलने के बाद से घेराबंदी की गई। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी ने खुद को घिरता देखकर भागने का प्रयास किया और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद से जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया और मौके पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सुरक्षा के बीच उसका इलाज चल रहा है। छात्र के साथ हुई इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में भारी आक्रोश था और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी। पुलिस का कहना है कि मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है और जल्द ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है और सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फिलहाल मुख्य आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी है। फंसा रही थी तो उसने 1 जून को थाना निगोहा पे एक 19 वर्षीय युवती ने सूचना दिया था कि पिछली शाम को वो अपनी ड्यूटी से वापस आ रही थी, तो उसने तेलीबाग से एक सवारी वाला ऑटो लिया था जिसमें अन्य सवारियां भी बैठी थी। धीरे धीरे विभिन्न स्थानों पर सवारियां उतर गई। आखिरी में ऑटो चालक और उसका एक अन्य साथी रह गया था। इसमें ऑटो चालक दूसरे रास्ते पे सुनसान एरिया में ले जाकर उसके साथ बलात्कार की घटना घटित की। उक्त सूचना पर तत्काल थाना निगोहा पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। तभी से थाना निगोहा एसओजी एवं सर्विलांस की टीम घटना के अनावरण के लिए लगातार कार्य कर रही थी। 450 से अधिक सीसीटीवी फुटेजेस को देखा गया। इसके आधार पे जिस ऑटो में ये युवती बैठी थी उसको चिन्हित किया गया। इससे घटना में सम्मिलित अभियुक्त उपदेश लोधी की पहचान हुई। इसकी लगातार पुलिस टीम द्वारा तलाश की जा रही थी। आज इसकी सूचना मिली थी कि ये रमादाई खेड़ा मार्ग के आसपास देखा गया है। उक्त सूचना पर इस एरिया में चेकिंग लगाई गई। यहाँ पे एक ऑटो आता हुआ दिखाई दिया, उसको पुलिस टीम द्वारा रोका गया। अपने आप को घिरता देख इसने पुलिस टीम पे फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ में पुलिस टीम द्वारा भी इस पे फायर किया गया, जिसमें इसके पैर में गोली लगने से घायल हो गया। इसको अस्पताल में इलाज हेतु भेजा गया है। इसके पास से एक तमंचा,
एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए। साथ ही घटना में प्रयुक्त ऑटो भी इसके पास से मिला है। इसका एक अन्य साथी इस समय फरार है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरी टीम ने बहुत अथक प्रयास करके घटना का सफलतापूर्वक अनावरण। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद से अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी और इंडिया यूएसए ट्रेड डील को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने फिर दोहराया है कि जल्दी भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जो है वो फाइनल हो जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना अच्छा दोस्त बताया, साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापारिक समीकरणों में आए बदलाव के बारे में बताया। ट्रंप ने कहा कि सालों तक भारत ने अमेरिका का फायदा उठाया, उन्होंने हम पर भारी टैरिफ लगाया और बदले में कुछ नहीं दिया, और अब स्थिति बिल्कुल उल्टा है। हम भारत से खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हम समझौता जरूर करेंगे, क्योंकि मुझे आपके प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी बहुत पसंद है। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं और हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारे बीच अच्छे संबंध है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर फाइनल करने के लिए दोबारा से प्रयास शुरू किया जाएगा। इसके बाद से यूएसए प्रेसिडेंट की ये टिप्पणी सामने आई है। सरकारी बयान के मुताबिक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की 4 दिवसीय यात्रा से द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत आगे बढ़ी है। दोनों पक्षों के अधिकारियों ने बाजार पहुंचे और गैर टैरिफ बाधाएं, सीमा शुल्क प्रक्रिया, व्यापार सुविधा, उपाय और साथ ही आर्थिक सुरक्षा उपयोग सहित कई मुद्दों पर बातचीत की। व्लादिमीर पुतिन का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पिछले कुछ महीनों से अमेरिका की ओर से भारत के रूस के साथ व्यापार, खास करके ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन के कुछ नेताओं ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर दबाव बनाने की बात भी कही थी। टैरिफ को लेकर भी लगातार ट्रंप भारत पर हमलावर रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने भरोसा जताया है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही एक नया ट्रेड डील हो सकता है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें अपना अच्छा दोस्त बताया। और ट्रंप ने कहा कि सालों तक भारत ने अमेरिकी उत्पादकों पर उच्च शुल्क लगाए, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा दोस्त बताया है और टैरिफ को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये समझौता अंतिम रूप लेता है तो इससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई मजबूती मिलेगी, निवेश बढ़ेंगे और कई क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों का विस्तार होगा। फिलहाल दोनों देशों की नज़र आगामी दौरे की बातों पर टिकी हुई है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारी लाइफलाइन माने जाने वाले होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ईरान ने दावा किया है कि वो इस मार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों से नेविगेशन सर्विस फीस यानी कि वो शुल्क जो है वो वसूलना चाहता है, और ईरान का कहना है कि ये कोई पारंपरिक टोल टैक्स नहीं है, लेकिन जहाज़ों की सुरक्षा, मार्गदर्शन और समुद्री सेवाओं के लिए ये शुल्क लिया जा रहा है। दूसरी ओर अमेरिका, यूरोप संघ और कई वैश्विक शिपिंग कंपनियों इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के खिलाफ बता रही है। होर्मुज जो है वो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इसके लिए एक विशेष प्राधिकरण भी बनाया है और कुछ जहाजों द्वारा सुरक्षित मार्गों के लिए आवेदन किए जाने का दावा भी किया है। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं चुकाया है और वो अंतर्राष्ट्रीय नौवहन अधिकारियों के तहत ही आवागमन कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये शुल्क व्यवस्था व्यापार रूप से लागू होता है तो इसका असर वैश्विक तेल आपूर्ति, शिपिंग लागत और ईंधन कीमतों पर पड़ सकता है। पहले से ही क्षेत्र में तनाव और सुरक्षा चिंताओं का कारण बनी हुई है और ऐसे में होर्मुज को लेकर जारी ये नया विवाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा बाजारों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। लंबे समय के इंतजार के बाद से आखिरकार दक्षिण पश्चिमी मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के करीब 19 राज्यों में आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है और इस दौरान बारिश के साथ 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक आज दिल्ली और
एनसीआर के आसपास के इलाकों में हलचल भरा दिन रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में आज 2 चरणों में मौसम बदलने के आसार हैं। सुबह से दोपहर के बीच हल्की बारिश हो सकती है और इस दौरान गरज चमक और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि शाम से रात तक गरज के साथ बहुत हल्की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में मानसून के सक्रिय होने के कारण केरल, कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत में अगले 5-7 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक विशेष रूप से 5 जून को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में छुटपुट स्थानों पर कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है और इसके अलावा असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश के साथ साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आईएमडी के मुताबिक 5 जून को लेकर उत्तर भारत की पहाड़ी इलाकों में ओले और मैदान में तूफान का असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में छिटपुट जगहों पर ओलावृष्टि की आशंका है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने के पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक केरल में भले ही मानसून आ गया है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।